गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। एम ऑडिबल ऑल? आवाज आ रहा है मेरा सभी को? आगे सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लिए? स्ट्रेंथ आज भी कम दिख रहा है मुझे। कहाँ है बाकी लोग? सभी लोग इसके पहले सभी लोग आ रहे थे क्या टाइम टू टाइम? इसके पहले की क्लास में सभी लोग थे? स्ट्रेंथ अभी भी कम दिख रहा है। गुड आफ्टरनून प्रदन्या, तारिस, गुड आफ्टरनून आर्यन, अदिति, नंदिनी, गुड आफ्टरनून आदित्य, अनुष्का, तृष्णा, प्रदन्या, जानवी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून हर्षिता। चलो तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके ये माधवी कौन है? ये फर्स्ट टाइम मुझे दिखाई दे रही है। माधवी ताई 77 वाड़े कौन है बेटा? ये रिस्पॉन्स करो। नीट के 3 क्लास क्यों हो रहे डेली? डेली हो रहे क्या? कल भी हुए थे? कल तो नहीं था ना? आज भर हुआ होगा। अब बेटा जैसे जैसे टाइम हमारा आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे तो ऑब्वियसली चाहिए हमें सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। जेई के भी 3 क्लास थे, आज नीट के ही नहीं है। कल कितने क्लास थे? दो ही हुए थे ना कि 3 हुए? ये गुड इवनिंग सर कौन है? माधवी ताई 77 ये कौन है? एक स्टेट था बेटा। रिस्पॉन्स करो, ये माधवी के आईडी से कौन ज्वाइन किया है, नहीं तो मैं क्लास से एग्जिट कर दूंगा। आई डोंट आइडेंटिफाई यू। नबीला कल थे क्या बेटा आप क्लास में? कल रियल में अमेजिंग लेक्चर हुआ था हमारा। कल का लेक्चर आपके लाइफ को लेकर के भी कह लो, आपके नीट को लेके भी कह लो, डिसीज एक्चुअली जो होती है उसको लेके कह लो, हर चीज को लेके था। कल जो लोग नहीं थे आई डोंट नो उनके साथ क्या हुआ। चलो ठीक है। हाँ बेटा आर्यन, हाँ ऐसे ही होगा। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। बट आज की क्लास को स्टार्ट करने के पहले बहुत सारे वर्क जो है वो पेंडिंग है हमारे। उससे रिलेटेड एक बार हम लोग बात कर लेते हैं 2 मिनट की, और फिर आगे का सेशन कंटिन्यू करते हैं। सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो आ रहा है, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस यहाँ पे देखने में आ रहे हैं, तो जो असाइनमेंट रिपोर्ट है वो आप लोगों की सबमिट नहीं हो पा रही है, ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो इसके लिए थोड़ी देर में मैं आप लोगों को एक लिंक शेयर करूंगा बेटा, उसमें आप एक डेमो देके देखना कि उसमें सबमिट आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ओके, एक सिर्फ डेमो का लिंक होगा। यदि वो कंफर्म रहता है तो जो आपका अगेन एक जो लिंक जनरेट करके मैं दूंगा, लिंक जनरेट नहीं होगा उसी पे आपको, मतलब आज एक न्यू लिंक पे क्लासरूम को ज्वाइन करना है। आप इनरोल हो जाओगे। इनरोल होने के बाद फिर आपका जो लास्ट वीक का जो परफॉर्मेंस वर्क रिपोर्ट जो रहेगा वो यहाँ पे आप अपलोड कर पाओगे, सबमिट कर पाओगे, हैंड इन कर पाओगे। समझ गए? सेकंड थिंग, आप लोगों को मैं एक असाइनमेंट जो हमें पास्ट ईयर के जो असाइनमेंट मैंने आपको कहा था, ठीक है, उसके लिए भी आप लोगों को एक एक्टिविटी, एक शेड्यूल देने वाला हूं। ठीक है, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे या फिर आज से भी स्टार्ट हो सकता है। और मैंने पहले ये कहा था कि आपको एक साथ सारा दे दूंगा, ठीक है, बट अभी आप तो समझ सकते हो मेरे साथ थोड़ा मेडिकल सिचुएशन सही नहीं है, इसलिए मैं एक साथ अभी तक के मैं आपको नहीं दे पाया। ठीक है, आपके डाउट भी मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ। आपको असाइनमेंट का, परफॉर्मेंस का, रिपोर्ट का कुछ भी मतलब एक्टिविटी अभी टोटल नील है, लेकिन एटलीस्ट मैं क्लास ले पा रहा हूँ आज। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपका जितना भी जो पेंडिंग वर्क है वो मैं कंप्लीट करवा दूं।
ठीक है, चाहे तो आपका असाइनमेंट्स से रिलेटेड है, गूगल क्लासरूम को लेके जो क्वेरीज आ रहा है, पास्ट ईयर की क्वेश्चंस को हमने प्लानिंग किए थे उसको लेके हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीक से हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज आपको क्या करना है, आज आपका वर्क ये रहेगा कि मैं आपको एक न्यू लिंक प्रोवाइड कर रहा हूं बेटा, और वो लिंक रहेंगी गूगल क्लासरूम की, उसमें आपको क्लास को ज्वाइन करना है। और जो पेंडिंग वर्क है, पहले आप एक डेमो लेके देख लो कि वहां पे वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, सब्जेक्ट के सिलेबस से हम आगे ही है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बट प्रैक्टिस हमें करनी है ना। अब सिलेबस तो हमारा अच्छा है, बट हमें प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस के लिए हम लोग अभी पास्ट ईयर प्रैक्टिस का हम लोगों ने प्लानिंग की है, और पास्ट ईयर प्रैक्टिस में हमको एनसीईआरटी बेस्ड जो पोर्शन है वो हमें लेना है। इसलिए हम लोग अभी 2016 से क्वेश्चंस को उठा रहे हैं 2021 तक के। बट 2021 का पेपर मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पोस्ट कर दिया हूं, तो मैं ये वाले क्वेश्चन नहीं दूंगा, बट मैं 2020 तक के की क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी लेंगे, और कंप्लीट 11th एंड 12th के हमारे 10 यूनिट्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे 10 यूनिट हमारा कंप्लीट हुआ, उसके बाद फिर हम मे बी ये 2006 के ऊपर हमें जाना है तो हम जा सकते हैं। 2006 के ऊपर मीन्स कैसे, हम लोग 2010 तक के भी हम जा सकते हैं। हाँ, चैप्टर वाइज रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा। इसमें आपको ये समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस मिले, कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैं आपको डेमो देता हूं, मेरे पास एक जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा देता हूं। कोई भी एक एग्जांपल बोलो, चलो कोई भी एक चैप्टर का नाम बोलो जिसके आप अंदर के टॉपिक भी आपको अच्छे से याद होगा, जल्दी से। व्हाट डू यू वांट टू एनालाइज? देखो, एनिमल किंगडम, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, बॉडी फ्लूइड, सब मिक्स आ रहे हैं यार, इतने सारे में कैसे समझाऊं। सबसे पहले एनिमल किंगडम आया है, इसलिए मैं एनिमल किंगडम का ही आपके साथ शेयर करता हूं, ठीक है। एनिमल किंगडम का रिपोर्ट आया है, सबसे पहले मैं आपको एनिमल किंगडम से ही आपके साथ शेयर करूंगा। एनिमल किंगडम में देखो, मैं आपको जो एनालिसिस जो दे रहा हूं 2016 से लेकर 2020 तक के, ठीक है। एनालिसिस कैसी करनी है, देखो ये मजाक नहीं है बेटा, ये जो मैं वर्क आपका जो लेने वाला हूं ये मजाक नहीं है, ठीक है। मैंने कुछ मेहनत करके वर्क करके जो डेटा मैंने कलेक्ट करके रखा हूं और जो सारी चीजें बनाया हूं। तो अभी एनिमल किंगडम तो चलो ठीक है, अभी जैसे मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी आप लोगों के लिए बनाया था, ठीक है। तो उसमें क्या एनालिसिस है मेरी, मैं आप लोगों को अपना वर्क दिखा रहा हूं, ठीक है, मेरे अपना वर्क दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले तो अपना वर्क में आपको डाइजेशन का ही दिखा देता हूं। मैं आपको हमेशा एक ही चीज कहता हूं कि बेटा एनसीईआरटी एनालिसिस, हमारा ये मिशन ही रहेगा, क्या रहेगा, एनसीईआरटी एनालिसिस प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में हम एनसीईआरटी एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम एक चैप्टर ले रहे हैं जैसे डाइजेशन। अब डाइजेशन में हम जो ले रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर अभी जो जस्ट गया, जैसे 2020 2021 का आपको करना है, मैंने आपको ऑलरेडी दिया था 2020, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। फिर 2019, 2018, 2017, 2016, ऐसे रहेगा ना। तो सबसे पहले अब यहां पे हम लोग टॉपिक देखेंगे, क्या चीज, हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे एनसीईआरटी में। तो टॉपिक में देखो, सबसे पहले हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो उसमें आता है एलिमेंट्री कैनॉल, क्या आता है, एलिमेंट्री कैनॉल। एलिमेंट्री कैनॉल के बाद फिर आता है डाइजेस्टिव ग्लैंड, और डाइजेस्टिव ग्लैंड के बाद आता है डाइजेशन इन फूड, देख रहे हो ना। डाइजेशन फूड के बाद फिर लास्ट में हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है डाइजेस्टेड फूड का, वो वाला पार्ट आता है। तो अब देखो बेटा, मेरी एनालिसिस ये कहती है कि 2021 में एलिमेंट्री कैनॉल को लेकर के एक क्वेश्चन आया है, कब, 2020 में कह रहा हूं ना। एलिमेंट्री कैनॉल को लेकर एक क्वेश्चन आया है, 2019 में एलिमेंट्री कैनॉल से 2 क्वेश्चन आया है, 2018 में एलिमेंट्री कैनॉल से 2 क्वेश्चन आया है, और 2017 में भी एलिमेंट्री कैनॉल से 2 क्वेश्चन आया है। 2016 में एलिमेंट्री कैनॉल से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है। ये है मेरी एनालिसिस, समझ गए, ये मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं।
इसी के साथ साथ डाइजेस्टिव ग्लैंड को लेकर के सिर्फ 2016 और 17 में ही क्वेश्चन आया है। डाइजेस्टिव ग्लैंड को लेकर के 2017 में क्वेश्चन आया है और 2016 में क्वेश्चन आया है। डाइजेशन इन फूड को लेकर के यदि हम देखें तो 2020 में क्वेश्चन आया है। उसके साथ ही साथ मैं इसका लेवल भी बताऊंगा कितना डिफिकल्ट और कितना इजी था। ठीक है, ये मेरी एनालिसिस है डाइजेशन फूड की। 17 और 16 में क्वेश्चन आया है, एक एक क्वेश्चन। उसके बाद अभी तक के बेटा एब्जॉर्प्शन को लेकर के एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। 2021 की रिपोर्ट आपके पास ही, मैं आपसे पूछूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपको 2020 तक के ही बता रहा हूं। 2021 में आप बताएंगे डाइजेशन से कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आया है। समझ गए? 2021 सक्कस एंटेरिकस वाला था, वेरी गुड। तो अब आप बताओगे कि ये कौन से टॉपिक से आया है, बट मैंने आपको यहाँ पे बताया। मींस अब आगे आने वाले टाइम पे ज्यादातर क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं? एक तो डिसीज रह गई हमारी डाइजेशन से आने की पॉसिबिलिटी है, और एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट से ज्यादातर पूछने की संभावना है बेटा क्वेश्चन। तो ये मेरी एनालिसिस है, और ये कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है इस ईयर में, ये क्वेश्चन में आपको एक फ्रेम दूंगा मैं। ये एक एनालिसिस रहेगी। अब इसमें लेवल जो था वो कैसा था वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। डिफिकल्टी लेवल जो है वो कैसा था, इजी था, एवरेज था, डिफिकल्ट था, या फिर मॉडरेट था। तो अभी तक के बेटा ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे जो पूछे गए हैं, एलिमेंट्री कैनोल का ए ले लो, और एवरेज क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। बहुत इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। सिर्फ 2017 में डाइजेशन को लेके अभी तक के डिफिकल्टी लेवल नहीं पूछा बेटा। ये मेरी एनालिसिस है, या तो इजी आया है या फिर एवरेज आया है। और इजी भी बेटा 2017 में डाइजेस्टिव ग्लैंड का जो क्वेश्चन था ये वाला, इसमें ये इजी लेवल था, बाकी एवरेज था। मतलब यहाँ पे डाइजेशन को लेकर 2016 में भी डाइजेशन इन फूड पे एक क्वेश्चन आया था, और ये वाला भी जो था ये इजी था। सिर्फ 2 बार इजी पूछे हैं और बाकी टाइम एवरेज क्वेश्चन पूछे हैं। अब मेरे पास स्क्रीनशॉट लेने के लिए बचा नहीं, वो गलत की क्लिक हो गई यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो। अभी तक के नहीं पूछा है। ये मेरी एनालिसिस रिपोर्ट है बेटा डाइजेशन को लेकर। ये मैं ऐसा आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं, समझ गए? ऐसी एनालिसिस आपको भी करनी है। मैं आपको इसी पैटर्न में क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं। पहली चीज तो समझे, इसी पैटर्न में क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले हम लोग 2016 से लेके 2021 तक के की एनालिसिस करेंगे। 2021 की एनालिसिस करने के लिए मैंने आपको कहा था, इसलिए मैं यहां पे नहीं जाऊंगा। मैं 2016 से लेके 2020 की एनालिसिस मैं आपको रेडीमेड क्वेश्चन दे रहा हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आप लोगों को यहाँ पे जो टास्क दे रहा हूं बेटा, बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से अपना वर्क जो आता है, क्योंकि मैं आप पे एनालाइज कर पाऊंगा ना कि कौन सा बच्चा कितना कर पा रहा है। मे भी यहाँ पे जो रहेगा, ध्यान से समझ लो, ये आज से हमको फॉलो अप करना है। यदि मैं एक दिन में आपको कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी दे दूं तो शायद आप ना कर पाओ। तो मैं शुरुआत में लेवल इजी रखूंगा, चैप्टर वाइज दूंगा, और आगे चल के मैं आपको बल्क में दूंगा। मतलब हमको ये 20 डेज में हमको ये कंप्लीट करना था, जैसे मैंने आपको पहले कहा था। ठीक है, अब मैं अपलोड, एक्चुअली यार देखो, आप भी समझ सकते हो कि इतने सारे क्वेश्चंस को ढूंढ के, ऐसा एनालाइज करके, ये सारा डेटा आपको प्रोवाइड कर पाना है, ऐसा मजाक नहीं है ना। ये मुझे खुद को करना है, ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई असिस्टेंट है उसको मैं कह दूंगा वो सब रेडी करके दे देगा। उसको समझेगा ही नहीं ना ये सारी चीजें, ये तो सब्जेक्टिव पार्ट है, उसे क्या समझेगा। समझे? क्या कहा? बहुत लंबा चौड़ा मैसेज आया मेरे पास। इस संडे को टेस्ट है क्या? हाँ, इस संडे को टेस्ट है। ठीक है, तो मुझे बताओ, अब 2 ही दिन बचे। मुझे एक और चीज ये दो। अब आप लोगों ने लास्ट वाला वर्क तो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, सिर्फ पोस्टिंग नहीं हो पाई है, ऐसे ही है ना? लास्ट वाला वर्क तो आपका कंप्लीट हो गया, सिर्फ पोस्टिंग नहीं हो पाई है, एम आई राइट? तो पोस्टिंग को लेके जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको हम पहले सॉल्व कर लेते, क्योंकि सेम प्रॉब्लम आगे चल के ना हो। क्योंकि देखो, आप कोई वर्क कर रहे हो तो वो कितना परसेंट परफेक्ट है वो मुझे मालूम होना चाहिए ना, तभी तो मैं आपको आगे का एक्टिविटी परफॉर्मेंस आपके लिए जो काम है वो सब कर पाऊंगा।
मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूं, इस लिंक पे क्लिक करके क्लास को ज्वाइन करके देखो क्लास ज्वाइन हो रहा है क्या। और ज्वाइन करने के बाद मैं यहाँ पे एक डेमो लिंक, एक डेमो के नाम पे क्रिएट कर रहा हूं। वहां पे आप देखो कोई भी एक फाइल, कोई पीडीएफ या कोई फोटो होगा, या यही वाला स्क्रीनशॉट ले करके वहां पे अपलोड करके देखो और हैंड इन करके देखो हो रहा है क्या। अभी मेरे साथ क्लास में 42 स्टूडेंट है, नीड बैच 2022। एक क्लास वर्क में आपका क्रिएट कर रहा हूं जस्ट डेमो के नेम पे, बिकॉज ए न्यू क्लासरूम क्रिएट करना पड़ रहा है मुझे, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए। तो बेटा ज्वाइन होकर के जल्दी से एक डेमो वाला जो वहां पे पार्ट दिख रहा है उस पे ज्वाइन होकर के हैंड इन करके देखो क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। दिस साइट इज नॉट क्रिएटेड आ रहा है, नहीं मेरे पास तो ओपन हो रहा है। बाकी लोगों के साथ क्या आ रहा है बेटा, देखो बाकी लोगों के साथ हो रहा है क्या। देखो तारेश का ज्वाइन हो गया बेटा, अथर्व दूसरे ब्राउजर पे ओपन करके देखो। अनुष्का का भी ज्वाइन हो गया है, वेरी गुड। सभी लोग ज्वाइन करो जल्दी से क्विकली। और वहां पे कोई भी एक यही वाला क्लास का स्क्रीनशॉट लेके पोस्ट करके देखो आप हो रहा है क्या, हैंड इन करके भी देखो। और यहाँ पे आपके पास सब वर्क तो आपका रेडी होगा, जो पेंडिंग चल रहा है अभी। कौन कौन सा वर्क पेंडिंग है बेटा, मुझे एक बार आप इन्फॉर्म कर दो जहां पे प्रॉब्लम आई थी। अथर्व भी ज्वाइन हो गए, वेरी गुड। तो यहाँ पे बेटा एक मैं आपको आपका होमवर्क जो है उसका लिंक क्रिएट कर रहा हूं। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आपको मेल पे आ जाएगा। नोटिफिकेशन मेल पे आपको आज आफ्टर द क्लास ये आ जाएगा। तो आज ही आपको जो जितने भी वर्क है उसको पोस्ट करना है, हो जाएगा पोस्ट। डेमो में भेजो बेटा थरो। टेस्ट पेपर एनालिसिस, रिवीजन टेस्ट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज को लेके मैंने कुछ दिया था, प्लांट ब्रीडिंग को लेके कुछ दिया था। ये तीनों चीजों का शायद असाइनमेंट वर्क आपका पेंडिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये आपको आज कंप्लीट करना है। मैं यहीं पे लिंक का वो जनरेट करके दे दूंगा आपको। आफ्टर दी क्लास ये हो जाएगा। आपको पोस्ट करना है, पोस्ट करने पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो अभी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों के मैसेज में सीन नहीं कर पाया हूँ, मुझे मालूम है कि आपका सेम यही प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा बिजी चल रहा था इसलिए हो पाया, लेकिन आज मैंने ये आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया बेटा। दिस इज द लिंक फॉर योर न्यू असाइनमेंट सबमिशन। समझ में आ गया। चलो अभी 2016 से लेके 2020 की जो एनालिसिस है ये कैसे होने वाली ये भी मैं आपको कह दे रहा हूं। आपके पास बेटा अभी टाइम कम है, ठीक है। ये मंडे से जो फॉलो होने वाला है और आपके पास अभी टाइम कम है बेटा। अटैच फाइल होगा डेमो में, ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा अटैच फाइल जैसे बेटा। और किसी का हुआ क्या चेक करो। कितने लोगों के अभी देखो आ गया है। देखो अनुज यादव का हैंड इन हुआ है और फाइल अटैचमेंट होके आ गई है मेरे पास। हिमानी का आ गया है, नीनत का आ गया है। अतरो बेटा आपके साथ प्रॉब्लम है कुछ तो भी। ऐप को अपडेट करो, ब्राउजर को अपडेट करो। रैली बेटा सिर्फ हैंड इन नहीं करना था, रैली अपलोड हो रहा है कि नहीं वो भी चेक करो। रियस का आ गया है, तारिस का आ गया है। रैली बेटा आपने ब्लैंक मुझे सिर्फ हैंड इन किए हो, ऐसा नहीं करना है। अटैचमेंट नहीं दिख रहा आपका मुझे। 6 स्टूडेंट के हैंड इन हो गए, 7 के हैंड इन हो गए, देखो कंटिन्यूअसली होते जा रहा है। सभी लोग एक बार ट्राई कर लो जल्दी से। बाद में मुझे मैसेज नहीं करना कि मेरा नहीं हो रहा, अभी चेक कर लो कितने लोगों का होते जा रहा है। हैंड रेस करके छोड़ देंगे, जिसका नहीं होगा फिर उसको मैं एक बार कंफर्म करवा देता हूं। कोई भी कुछ भी सेंड कर दो बट लीगल मतलब सही होना चाहिए कि मैं देख पाऊं उसे या बाकी लोग भी कोई देख पाए। भलतीज कुछ मत भेजो। ये क्लासरूम का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर सकते हो आप। अभी जितने भी क्लास में स्टूडेंट है सभी का अटैचमेंट आ जाना चाहिए। बेटा यहां से कॉपी कर लो ना आदित्य। कॉपी नहीं हो रहा है यहां से, तो एक काम करो उस लिंक पे क्लिक करो, ऑटोमेटिक एक ब्राउजर पे ओपन हो जाएगा, वहां से कॉपी कर लो, मोबाइल पे शेयर कर लो।
अब यार एक एक बच्चे को मैं कैसे शेयर करूं अभी फिलहाल, क्लास होने के बाद मैं ये लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, जस्ट वेट, मैं एक काम करता हूँ, ये सेम लिंक पे आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है, चलेगा ना। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ बेटा मैं, चेक करो आया क्या। ये 2 में आ गया 1453, देखो व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया बेटा। हाँ, यहाँ से अपना परफॉर्मेंस वर्क सबमिट कर दो। यार देखो बेटा, एक एक का रिस्पॉन्स दे पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं ये वाला काम यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। एट द एंड ऑफ क्लास में सभी का परफॉर्मेंस देखूंगा। फाइनली टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत बात हो गई है। जितने भी स्टूडेंट क्लास में हैं सभी का सबमिशन मिल जाना चाहिए मुझे। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज हम पढ़ रहे थे, लास्ट लेक्चर में इम्यूनिटी से रिलेटेड कंसेप्ट हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। इम्यूनिटी में हम लोगों ने कल ह्यूमन डिसीजेस के कुछ फ्लो डायग्राम हमने देखे थे। एक्वायर्ड डिसीज क्या होता है, जेनेटिक क्या होता है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, काफी अच्छे यहाँ पे पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करे हैं। जो लोग क्लास में नहीं है बेटा, कल की रिकॉर्डिंग मुझसे ले सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन एक बार देखना है, ठीक है। उसके साथ फिर नेक्स्ट आज हम लोग यहाँ पे जो इम्यूनिटी वाला पार्ट हम लोग जो देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों को यहाँ पे आगे एडेप्टिव इम्यूनिटी के बाद का पोर्शन हम लोगों को देखना है। तो इम्यूनिटी का कल हम लोगों ने डेफिनेशन देखे थे कि हमारा बॉडी किसी भी पैथोजन को सबसे पहले पहचानेगा क्या है वो, और उसको मारेगा। इस तरह का जो पार्ट होता है उसको इम्यूनिटी कहते हैं। ये कल पार्ट मैंने समझा दिया था आपको। और जनरली 2 टाइप की होती है, इननेट और एक्वायर्ड। ये कंप्लीट इसका डिटेल हो चुका है। इननेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी को लेकर यहाँ पर हम देखें तो जैसे कि यहाँ पे कुछ बैरियर की तरह काम करता है, जिसे हम इननेट इम्यूनिटी कहते हैं, जिसमें फैगोसाइटिक सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, एनके सेल्स और कॉम्प्लीमेंट सेल्स, ये सारी चीजें होती है। एडेप्टिव इम्यूनिटी की यदि हम बात करें तो बी लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल और एंटीबॉडी, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कल हम लोगों ने समझे थे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, टेक्स्ट मैटर एंड स्लाइड, इससे हमने समझे थे। उसके बाद हम लोगों ने एचएमआई को भी समझे थे, क्या होता है और कैसे होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने यहाँ पर देखे हैं। तो यहाँ पे देखो, एक फैगोसाइटिक सेल्स कैसे फैगोसाइटिस करता है। तो एक वायरस जब हमारे बॉडी में अंदर जाता है तो उसका इन्वेजिगेशन होता है एंड डिस्ट्रक्शन हो जाता है इस वायरस का। तो इस तरह से ये एक प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है। तो ये एक फैगोसाइटिक बैरियर होता है। एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मैंने आपको एडिशनली समझाया था। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो है, ये एंटीजन को कैसे प्रेजेंट करता है, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है। और आपको मैंने कहा था कि हम 2% से लेकर 20% एक्स्ट्रा पोर्शन हम देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप आज ही एक एनालिसिस में देख रहे हो कि एग्जामिनर के पास क्वेश्चन बचे ही नहीं है देने के लिए, तो वो अब आगे कहां से देगा, आपको इसका अंदाजा लग जाएगा बेटा। और आगे कहां से देगा, तो वो वाला टॉपिक आप खुद देखो कि आपका वीक तो नहीं है। यदि आपको ऐसा लग रहा है वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। तो आपको 2 तरीके के एनालिसिस करना बेटा। एक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आते हैं, क्या कहा मैंने, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक को लेके पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, उसको तो छोड़ना नहीं है। दूसरा, अभी तक के कौन से क्वेश्चन वो एक भी बार नहीं पूछा है या बहुत कम पूछा है, उसको भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आपके टाइम पे आने वाले हैं बेटा। और ये मेरी एनालिसिस बेकार नहीं होंगी, मैं पहले आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, समझे। मैं आपको डेटा बिल्कुल एक प्रिंटिंग फॉर्मेट में आपको सारा कुछ डेटा प्रोवाइड करूंगा। सबसे अब तक में सबसे बेस्ट डेटा रहेगा मेरा वो, ठीक है। तो इम्यूनिटी जो है, यहां पे हमने लास्ट टाइम जो देखे थे एडेप्टिव इम्यूनिटी और इननेट इम्यूनिटी हमने देखे थे। एडेप्टिव इम्यूनिटी में हम लोगों ने नेचुरल और आर्टिफिशियल, ये हम लोगों ने देखे थे। नेचुरल में एक पैसिव और एक्टिव होता है। पैसिव में मैटरनल जो होता है, और एक्टिव में इन्फेक्शंस की वजह से होता है। आर्टिफिशियल में भी पैसिव जो एंटीबॉडी ट्रांसफर हो रही है, और एक्टिव में इम्यूनाइजेशन, इस तरह से हम दे सकते हैं। ये वाला पार्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। गो टू द रिकॉर्डिंग और वहां से एक बार रिवाइज कर लो। है ना बेटा आर्यन, बट ये काम मैं आपको देने वाला हूं। मेरे पास टोटल न्यूमेरिकल डेटा भी है, किसका कितना लेंथ होता है,
किसका कितना साइज होता है, किसका कितना शेप, कैसा शेप है, किडनी का डायमीटर कितना है, लंग्स का डायमीटर कितना है, इंटेस्टाइन कितना सेंटीमीटर का होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, ये सब न्यूमेरिकल डेटा बोलते हैं इसको। नंबर ऑफ ओवरी कितने होंगे, पेंटामेरस क्या होता है, इसको न्यूमेरिकल डेटा बोलते हैं। साइंटिस्ट का ईयर, कौन से ईयर में कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी चीज डिस्कवर्ड किया है, ये भी है, बट ये मैं नहीं दूंगा, ये आपका काम है। मैं आपको ये असाइनमेंट में देने वाला हूं, यदि आपने अभी नहीं किए तो काम कंप्लीट करना चालू कर दो, ठीक है, समझे क्या काम करना है, समझ में आ गया ना बेटा। लेंथ साइज शेप जो होता है इसको कंप्लीट एनसीईआरटी में ढूंढ के एक जगह पे नोट कर लो। अभी से कंप्लीट रहा तो मैं नेक्स्ट लिंक असाइनमेंट की जब जनरेट करूंगा तो वहां पे आपको ये पोस्ट करना है, जिसका सबसे बेस्ट रहेगा उसको मैं टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट करूंगा, तो अपना नाम वहां पे मेंशन करना बेटा। दूसरा आपका काम ये है, ठीक है बेटा, फिर ट्राई करो, ये वाला हो गया। सेकंड आपको क्या करना है, कौन से ईयर में, जैसे 2018 में, 1994 में, या फिर 1876 में क्या हुआ है, समझ गए, इस तरह से। 2 मिनट का टाइम दो, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके, सॉरी फॉर वेटिंग, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी कहाँ पहुंचे थे हम लोग यार, क्या चल रहा था मैं भूल गया। हाँ चलो, तो ये चीज समझ में आ गई ना बेटा, मैं क्या समझा रहा था। टॉपिक चालू करते हैं, ये सारी चीजें छोड़ो अभी, नहीं तो सिर्फ आज के लेक्चर में बातें ही होंगी, बाकी कुछ नहीं होगा। अब हमारे पास टोटल 1 घंटे बच रहे हैं, ये प्लानिंग बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने आपके साथ ये सारा डेटा शेयर किया हूँ। ओके, और शायद आप लोगों के सभी लोगों का मुझे गूगल क्लासरूम पे जो रिस्पांस मिलना चाहिए वो भी मिल गया है, जैसे मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। और बहुत से बच्चे भी ज्वाइन नहीं किए हैं, और जिन लोगों को असाइन हुआ है उसमें से 6 स्टूडेंट अभी भी ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। अनिशा, अश्विनी राजूरकर, हर्षिता, राधा, साकिब, शिवांचल, क्या है, शिवरान लांजेवार, ये देख लो बेटा आपका क्या है प्रॉब्लम। राधा, आपके पेरेंट्स से बात हुई थी, आपका अभी तक के एक भी सबमिशन नहीं मिला है, क्या प्रॉब्लम आया बेटा। अथर्व, यदि आपका नाम नहीं आया उसमें तो सबमिट हो गया होगा, ठीक है, मैं बाद में दिखा दूंगा आपको कितने बच्चों के नाम आ रहे हैं नहीं आ रहे, आप अपना वहां पे चेक कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ क्लास मुझे इन्फॉर्म करो, मैं आपको आपका वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट डिस्प्ले करता हूँ, उसमें चेक कर लेना आपका नाम आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि आ रहा है तो डोंट वरी, आगे का भी सबमिशन आपका आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो आपको फिर ट्राई करना है कि कुछ तो प्रॉब्लम है और वो देखना है आपको। चलो, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग देख रहे थे, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमने क्या देखे थे कि आफ्टर द लाइफ, क्या चीज, लाइफ के बाद हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता है, ठीक है, मतलब पहले से हमारे बॉडी में वो डिसीज को लड़ने का जो पावर पहले से नहीं मिला, वो बाद में मिला है। और वो पैथोजन स्पेसिफिक होता है, बैक्टीरिया के लिए अलग रहता है, वायरस के लिए अलग रहता है, हर टाइप के एंटीजन अलग रहते हैं, और हमारा बॉडी उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो इस टाइप का जो इम्यूनिटी है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाता है, मीन्स ये कैसा होता है, पैथोजन स्पेसिफिक। ये वाला स्लाइड भी हमारा लास्ट लेक्चर में हो चुका है। प्राइमरी रिस्पांस और एमनेस्टिक रिस्पांस क्या होता है, ये कल मैंने आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं मैंने, ठीक है, तो ये वाला पार्ट मैं अभी नहीं समझाऊंगा बेटा अगेन, ठीक, बट रिवाइज करा रहा हूँ। कुछ हम लोगों ने कल फीचर्स भी देखे थे बेटा, बाहुबली का एग्जाम्पल लिया था मैंने, कुछ मूवीज के एग्जाम्पल्स लिए थे इसे समझाने के लिए, ठीक है। स्पेसिफिसिटी मैंने कल समझाया था, अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा। डाइवर्सिटी कल समझाया था। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ और नॉन सेल्फ क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। और साथ ही साथ मेमोरी सेल्स जो जनरेट होती है वो कैसे होती है, और टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का जो रोल होता है ये क्या होता है, ये भी मैंने कल के ही लेक्चर्स में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है बेटा, ये सारा पार्ट हमारा कल हो चुका था। फिर इम्यून हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हमने टाइप्स देखे थे, जिसमें एक्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव क्यों होता है इसका रीजन मीजल्स वायरस का एक एग्जांपल्स को लेके मैंने आपको समझाया था।
एक बेटा ये डायग्राम है, एक फ्लो डायग्राम, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो या फिर मैं आपको बाद में शेयर भी करूंगा। ये एक इतना अच्छा बेटा डायग्राम है जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आए भी ना तो सॉल्व हो जाएंगे। और ये टेबल से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसे याद रखना। ठीक है, तो एडाप्टिव इम्यूनिटी की यदि हम बात करें तो ये दो टाइप की होती है, एक नेचुरल होती है बेटा, नेचुरली मिलेंगी, और दूसरा आर्टिफिशियली मिलेगी। नेचुरली मतलब हमारा बॉडी खुद से डेवलप कर रहा है, और आर्टिफिशियली जिसे हमारा बॉडी डेवलप नहीं कर पा रहा तो उसके लिए हमको वैक्सीनेशन का जरूरत पड़ रहा है। अब इसमें जो नेचुरल हमें मिलेगा वो या तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा या फिर थोड़े समय के लिए रहेगा। आर्टिफिशियल भी जो हमें मिल रहा है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा या थोड़े समय के लिए रहेगा। तो जो लंबे समय के लिए रहेगा उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, और जो बिल्कुल बहुत कम टाइम के लिए रहता है उसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये भी डेफिनेशन कल समझाया हूं मैंने, आज मैं इस फ्लो डायग्राम को समझा रहा हूं। ये वाला पार्ट भी हमारा कल हो चुका है। अब आप बोलोगे क्या सर आप ले देखिए एक ही बात कर रहे हैं, कल कल कल, तो आज क्या है? आज बेटा उसका निचोड़ है, उसका कंक्लूजन है, उसका कंसेप्ट है, उसको हमें मेमोराइज करना है। ये जो पढ़ा के समझा दिया उसको याद कैसे करेंगे, उसको मैं एक फ्लो डायग्राम पे आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब देखो यहां पर नेचुरल में जो एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव मतलब जो हमारे बॉडी में अपने आप डेवलप हो रही है और लंबे टाइम तक के रहने वाली है। जैसे कि कोई एंटीजन हमारे बॉडी में गया तो हमारे बॉडी ने उसको मारने के लिए एक प्रोटीन प्रोड्यूस किया जिसे हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। एंटीजन मतलब कोई बैक्टीरिया हो सकता है जिसको हम पैथोजन कहते हैं। उसको मारने के लिए हमारे बॉडी ने एक स्पेशल लिम्फोसाइट, उसका भी वहां पे रोल प्ले हो सकता है। जैसे मैंने कल आपको पॉक्स का एक एग्जांपल लिया था, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी मैंने समझाया था आपको, जिन्होंने अपने ही बच्चे पर इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। और ये कंसेप्ट भी इन्हें किन से मिला, तो हमने इसके लिए बेटा कोच पास्चुलेट्स पढ़े थे। रॉबर्ट कोच का जो पास्चुलेट था उसको लेकर के जो क्या नाम है, एडवर्ड जेनर, उन्होंने पॉक्स के वायरस को अपने बच्चे में ही इंजेक्ट करा दिया जिसका डेथ भी हो सकता था। इतना बड़ा रिस्क लिया, ऐसे हम उनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी नहीं कहते बेटा। ये भी कल पढ़े हम लोगों ने, ऑटोबायोग्राफी थोड़ा सा हमने देखे थे पार्ट। तो ये कैसे होता है, क्या होता है, तो यहां पे एक मीजल्स का एक एग्जांपल दिया था मैंने। नेचुरली मतलब एक बार पॉक्स हमें एक ही बार होता है लाइफ में, डबल से नहीं होता। मतलब हमारे बॉडी में कोई वायरस गया तो उसको मारने के लिए हमारे बॉडी ने एक एंटीबॉडी बनाई और वो हमारे लाइफ टाइम रहेगी। हजारों बार लाखों बार वो वायरस आपके बॉडी में अंदर जाएगा तो, लेकिन वो एंटीबॉडी उसको डायरेक्ट मार देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। बट फर्स्ट टाइम पता था क्या? नहीं था। इसलिए आपके बॉडी में इन्फेक्शन हुआ और आपके बॉडी में वो डिसीज हुई, आपको सिम्टम्स दिखे। बट हजारों बार वो वायरस आपके बॉडी में जा रहा है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि अब उसको मारने का एंटीडोट बन गया है। और हमारा बॉडी बोलता है कि यही है वो जो पिछले बार आके मेरा उसने मुझे हार्म किया था, अब मैं इसको हार्म करने नहीं दूंगा। मतलब लाइफ में उसने सबसे बड़ा एक सबक ले लिया। मतलब एक बार उसको जो धोखा मिला तो अगले बार वो धोखा नहीं खाने वाला। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, दूध से जला वाला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। वही कंडीशन है यहाँ पर। पैसिव इम्यूनिटी पे हम आते हैं तो यहाँ पे हम नेचुरल की बात कर रहे हैं बेटा। तो जनरली जो मदर है, क्योंकि एक छोटा बच्चा जब फिटस है वो मतलब बाहर भी नहीं आया है और उसका इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग नहीं है, तो उसको मदर से ही एक एंटीबॉडी मिलने वाली है। और एक छोटा बच्चा जब बाहर आ गया है और उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो उसको मदर मिल्क जो है जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, वहां से एंटीबॉडी मिलने वाली है। और वो दोनों भी थोड़े टाइम के लिए ही रहेगी, इसलिए वो एक तो नेचुरल है और थोड़े टाइम के लिए है, इसलिए उसको हम पैसिव कहेंगे। क्या कहेंगे? पैसिव कहेंगे। अब हम आर्टिफिशियल पे आते हैं। तो आर्टिफिशियल की हम बात करें तो क्या होगा?
आर्टिफिशियल पे हम आते हैं तो रेडीमेड एंटीबॉडी हम कह सकते हैं जो आर्टिफिशियली हमें प्रोवाइड करना है। लेकिन लाइफ टाइम यदि रहने वाला है तो पोलियो, पोलियो का हम वैक्सीन देते हैं बूस्टर डोज। अरे पोलियो छोड़ो यार, अभी कोविड की हम बात कर ले। कोविड का जो वैक्सीन हम जो दे रहे हैं वो एक बार देंगे। अब ये तो हम कह नहीं सकते कि वो कब तक के हमारे बॉडी में उसका असर रहने वाला है, क्योंकि ये डिसीज तो नहीं आई है। लेकिन ये हमारे पास श्योरिटी है कि पोलियो वायरस आपके बॉडी में आने के पहले ही आपने उसका वैक्सीन दे दिए तो वायरस हजारों बार आपके बॉडी में आएगा, बट आपको पोलियो होगा क्या? नहीं होगा। एक टाइम ऐसा था बेटा कि पोलियो की वजह से बच्चों को कितना प्रॉब्लम होता था। पोलियो को जड़ से मिटा दिया हमारी गवर्नमेंट ने, वर्ल्ड ने, नॉट ओनली गवर्नमेंट, नॉट ओनली इंडिया। ऐसे कोविड है, ऐसे टीबी है, टीबी के लिए वैक्सीन ली जाती है। पहले टीबी कितना फैलता था? ट्यूबरक्लोसिस। बीसीजी वैक्सीन, कल कुछ पूछ रहा था मुझसे, बीसीजी किसके लिए यूज होता है? अगेंस्ट द टीबी होता है। बेकुलो कोलिरिन गोनेड्रोड्रिन ऐसा कुछ तो भी नाम है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। ओके, तो यहां पर ये एक बार देने के बाद यदि हमारे बॉडी में लंबे टाइम तक के यदि रहता है, लंबे टाइम तक के रहता है, तो उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और वो थोड़े टाइम तक के रहता है। जैसे कि हम इम्यून सीरम को इंट्रोड्यूस करते हैं इंजेक्शंस के थ्रू, और थोड़े टाइम के लिए वो आपको रिकवरी देती है। अच्छा मुझे बताओ, डॉग बाइट करने के बाद एक बार यदि कुत्ता काट दे, डॉग बाइट कर ले, तो उसके लिए जो इंजेक्शंस लगते हैं, क्या एक बार काटने के बाद वो डबल से काटेगा तो कुछ होगा या नहीं होगा? या होगा? रेबीज वायरस होता है बेटा उसमें, हमेशा के लिए नहीं रहता वो थोड़े टाइम के लिए ही रहता है। फिर से प्रॉब्लम आएंगी तो उस टाइप की इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। और वो आर्टिफिशियल है बेटा, हमारे बॉडी ने खुद ने नहीं बनाया है, हम बाहर से दे रहे हैं उसको। तो वो इम्यूनिटी जो है वो क्या कहलाएगा? आर्टिफिशियल कहलाएगा। समझ गए? नहीं, उसकी वैक्सीन, अब वैक्सीन कह सकते हैं बेटा, रेडीमेड एंटीबॉडी बोलते हैं उसको। यदि कोई डिसीज आपको हुआ है उसके बाद वैक्सीन ले ले, वैसे तो बेटा आपको एक डिसीज हुआ है तो आपके पास तो वो हेवी पैथोजन चला गया है, तो उसके बाद वैक्सीन की जरूरत ही काय को? आपकी बॉडी में तो एंटीबॉडी बन गया है। हाँ, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो आप वैक्सीन लिए भी तो कुछ बेकार थोड़ी है। कुछ काम वैक्सीन करेगा, कुछ काम आपका रियलिटी में जो डिसीज हुआ उससे हो जाएगा। हाँ बेटा नंदिनी, इंजेक्शन वन टाइम यूज होता है। अब जो पढ़ाया ये सब कल मैंने समझाया था कि नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है और जब डेवलप होता है तो होता है। दोनों भी केस में सेम पैथोजन नहीं रहता बेटा गणेश। दोनों भी केस में, फर्स्ट केस में हेवी पैथोजन है और सेकंड केस में एटेन्यूएटेड पैथोजन है, वीकेंड पैथोजन है। नंदिनी बेटा क्या क्या लिख रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से टाइप करो। देखो बेटा, अभी एक, अब मैं नहीं कहता कि वो सही है रिपोर्ट या गलत है, मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट ये थी कि एक पर्सन है, उसने कोविड का वैक्सीन लिया है। कोविड के वैक्सीन लेने के बाद कुछ टाइम के बाद उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनना चाहिए। अब एंटीबॉडी बनी और जब वो उसने एंटीबॉडी टेस्ट किया तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनी। और यदि वो इस भरोसे पे है कि मैंने वैक्सीन लगा लिया हूं और मेरे बॉडी में एंटीबॉडी बन गई है, अब मुझे कोरोना नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है ना बेटा, क्योंकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी ही नहीं है। तो ये तो उसकी लाइफ के साथ खिलवाड़ हो गया। उसने हाईकोर्ट में केस ठोक दिया है, अभी केस चल रहा है। अब नाम नहीं बताऊंगा कौन सा क्या है, बट यदि आपने वैक्सीन लगा लिए हो तो आज
एक एंटीबॉडी टेस्ट करके मार्केट में बहुत चल रहा है, आप चाहो तो वो टेस्ट से आप कंफर्म कर सकते हो कि आपके बॉडी में एंटीबॉडी बनी है या नहीं बनी है। क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? खुशी, मुझे नहीं समझ में आया आपका क्वेश्चन। पानी की वैक्सीन नहीं लगाई जाती बेटा। पानी को आपके बॉडी में ब्लड में इंजेक्ट कर दिया गया ना तो आपका डेथ हो जाएगा। एयर को आपके बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया ना तो डेथ हो जाएगा। एयर ही आपको लाइव करके रख रही है बेटा, बट एयर सिर्फ नोज और लंग्स के हेल्प से ही आपके बॉडी में पहुंचेगी। आप ऐसी एयर लेके इंजेक्शन लगा दो, तुरंत डेथ हो जाएगा आपका। एंटीबॉडी नहीं बनने का रीजन ये हो सकता है कि वो जो वैक्सीन है उसको जनरली फ्रीजिंग, डीप फ्रीजर में रखना पड़ता है, और लगाने के पहले थोड़ी देर पहले उसको रूम टेम्परेचर पे लाके लगाया जाता है। यदि उसको लंबे टाइम तक के बाहर रखा तो वो इनएक्टिव हो जाती है, एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि वो वैक्सीन का जो पोटेंसी है वो खराब हो गया है, नकली माल भी हो सकता है। सही बात है बेटा आर्यन। चलो यार, बहुत बातें हो रही है। ये समझ में आ गया नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? ये डेवलप होता है कब? आफ्टर द एंट्री ऑफ पैथोजन, लॉन्ग लास्टिंग होती है। ये सब पढ़ा दिया मैंने, मीजल्स वाला पार्ट ये कल के लेक्चर में ये सब समझा दिया था मैंने। और आगे बढ़ते हैं तो हमने ये वाला पोर्शन भी कल देख चुके हैं कि क्या रेजिस्टेंस मिलता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में। बीसीजी मैंने कल समझाया था, पोलियो कल समझाया था, थोड़ी देर पहले भी एक्सप्लेन किया मैंने। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडी क्या होती है, ये सब कल समझाया था। हाइपर इम्यूनाइज हॉर्स का एक एग्जाम्पल लिया था, आपको याद होगा। हॉर्स का एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया था क्या होता है। नेचुरल एक्वायर्ड में मैटरनल एंटीबॉडी जो होता है, इसमें मैंने दो टर्म यूज किए थे, एक आईजीजी टर्म यूज किया था और एक आईजीए टर्म यूज किया था, याद है आपको? ठीक है, दो टाइप के एंटीबॉडी है। अब मुझे बताओ इसमें से ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो कोलेस्ट्रम में होता है, और ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है? ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो हमारे सलाइवा में होता है? ये एग्जाम्पल बेटा पास्ट ईयर में पूछे गए हैं, और ये आपका 2% एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है, तो ये मालूम होना चाहिए। नहीं बेटा अथर्व, लाइसोजोम नहीं, मैं एंटीबॉडी पूछ रहा हूं। गणेश आप कल थे क्या? वेरी गुड, इसलिए आपने आंसर दे दिए जल्दी से। नीनद वेरी गुड। यार सभी का आंसर दो यार, जल्दी जल्दी दो, सिर्फ नाम मत लिखो कौन सी कहाँ होती है। नहीं बेटा नीनद आप गलत हो गए, अभी दूसरा वाला क्वेश्चन गलत हो गया। हाँ अभी सही हो। हाँ हिमानी आप भी सही हो अभी। जब मैंने डाइजेशन पढ़ाया होगा तब भी मैंने पढ़ाया था सलाइवा में कौन सा एंटीबॉडी होता है। नहीं मालूम तो मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं। आईजीए एंटीबॉडी जो है ये हमारे कोलोस्ट्रम में और हमारे सलाइवा में होता है। आईजीजी एंटीबॉडी एक ऐसा एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर से फिटस में ट्रांसफर होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आईजीजी एंटीबॉडी प्लेसेंटा में होता है, ऐसा नहीं है बेटा। वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर रहा है, मतलब मदर में ही होता है, बट मदर के ब्लड से प्लेसेंटा को क्रॉस करते हुए फिटस में जो एंटीबॉडी जाएगा वो एकमात्र यही एंटीबॉडी है जो जाता है, बाकी कोई भी एंटीबॉडी नहीं जाती वहां। ये याद रखना है, समझे? हर कोई बेटा आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है, हर एक स्टेटमेंट मेरा आज का बताया हुआ एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है। तो कोलोस्ट्रम का ये वाला पैराग्राफ भी मैंने कल समझा चुका हूं, इसलिए अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये कंप्लीट हो गया था हमारा, ठीक है, हो गया था ना। फिर इसके बाद ये भी हो गया है, इस पे मैं आपको ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूं। हाँ ये नहीं हुआ था, इसके दूसरे टाइप से हुआ था, इसको हम फ्लो डायग्राम से देखने वाले।
इम्यूनिटी के टाइप्स कंपैरिजन में हम पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से हमें याद होता है। एक तो पैसिव इम्यूनिटी, दूसरा एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें हमको इसके सोर्सेज देखना है, इसके कुछ साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं वो देखना है, कितने टाइम में हमको रिलीफ मिलता है और कितने टाइम में इसका इफेक्टिवनेस होता है। तो पैसिव इम्यूनिटी जो बेटा एक रेडीमेड एंटीबॉडी हो सकती है, ठीक है, जो बाहर से बनाया हुआ है। साइड इफेक्ट बहुत सारे रिएक्शन कॉज कर सकता है, क्योंकि हम बाहर से एक बूस्टर डोज किसी पर्सन में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। जैसे कि अब कोविड का वैक्सीन भी आप आपके बॉडी में इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आपके लिए कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट दिखेंगे। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है ये पैसिव, क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए ना, रेडीमेड एंटीबॉडी है। बट एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है, एक तो हमारा खुद का सेल्स जो होता है वो डेवलप करता है किसी ना किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट, या फिर एक वैक्सीन हो सकता है। यहाँ पे आप रेडीमेड एंटीबॉडी डाल रहे हो, यहाँ पे एक वैक्सीन आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो। बट वैक्सीन आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो उसके बाद आपका बॉडी में जो रिकवरी होगा वो एक्टिवली होगा, पैसिवली नहीं होगा, नेचुरल तरीके से होगा। तो इसके साइड इफेक्ट नहीं दिखेंगे। यहाँ पे आपको रिलीफ तो बहुत जल्दी मिलता है, बट यहाँ पे आपको रिलीफ बहुत जल्दी नहीं मिलता। और यहाँ पे रिलीफ जल्दी मिलता है तो थोड़े टाइम के लिए होता है, बट यहाँ पे रिलीफ जल्दी नहीं मिलता, बट लंबे टाइम के लिए होता है। तो इसका इफेक्टिवनेस शॉर्ट टाइम रहेगा और ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला पार्ट। इस पर पास्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। इसलिए बेटा सॉल्व करने में आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको इसके लिए एक पैराग्राफ, एक आपको कंपैरिजन में एक डेटा रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको मैं राइटिंग से समझाता टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता, बट ये समझने वाला पार्ट नहीं है, लर्न करने वाला पार्ट है। इसलिए मैं डायरेक्टली इसको एक स्लाइड के फ्रेम में आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे बेटा इसका भी आप लोग। आगे देखते हैं इसके बाद। यहाँ तक के सभी के पॉइंट्स क्लियर है या किसी को कुछ पूछना है? बिकॉज मैंने बहुत सारी जगह बोल दिया, कल पढ़ा दिया, पहले पढ़ा दिया। किसी को ऐसा लगता है कि नहीं कोई पार्ट अभी पढ़ना है तो यू कैन आस्क मी, मैं आपको समझाने के लिए रेडी हूँ। मन में बात नहीं रखना। बट कल जो नहीं थे और कल जो थे, दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस रहेगा ही ना बेटा। क्या खोया और क्या पाया ये आप ही जानते हो। एक टाइम में होने और नहीं होने का एग्जिस्टेंस का मीनिंग, उसका बेनिफिट ये आप ही जानते हो। जल्दी से सभी लोग रिस्पॉन्स कर दो। ऑल इज वेल तो हम आगे बढ़ेंगे, नॉट ओके तो पूछो। रैली को लास्ट पॉइंट रिपीट करना है। आपको नहीं पता था क्लास कब है, मैंने मैसेज किया था, आपने देखे नहीं? कल बहुत मजा आया, देखो आर्यन का रिस्पॉन्स आ रहा है, कल बहुत मजा आया करके। बेटा आपको नहीं पता था क्लास थी तो इसका मतलब आप अपडेट नहीं रहते हो, मैसेज नहीं देखते हो। वो मैसेज मिस कैसे हो गया बेटा नीना, देखना पड़ेगा ना, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल आप क्लास में थे या नहीं थे? नीना तो आप नहीं थे कल, ठीक है। रिकॉर्डिंग आपने मांगे थे मुझसे, देख लिया आपने रिकॉर्डिंग? आपको रिकॉर्डिंग पोस्ट किया मैंने उसके बाद भी। ऑफिशियली बेटा परमिशन नहीं है, आधी हुई है, ठीक है, सारा देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे इसमें कुछ सेल्स जो इन्वॉल्व होती है इम्यून सिस्टम में, जैसे कि हम लोगों ने लिम्फोसाइट सेल्स के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम में जो वर्क करता है तो उसको हम क्लासिफाई करें तो जनरली टू मेन टाइप के सेल्स प्रेजेंट होती है बेटा, जिसमें एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स समझाया था मैंने आपको और एक लिम्फोसाइट समझाया था। तो लिम्फोसाइट के टाइप्स और उसका एक्सप्लेनेशन और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ये सारा मैंने पढ़ा दिया हूँ, अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आधे घंटे हैं हमारे पास, आधे घंटे में बहुत सारी चीजें हमें देखना है, बट ये सारी चीजें हम कल देख चुके बेटा लिम्फोसाइट में। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सेम मैंने ये वाला पार्ट आपको कल प्रोवाइड किया हूँ, ठीक है। बट कल मैंने कंपैरिजन वाला और फ्लो डायग्राम नहीं दिया था, वही आज पढ़ा रहा हूं मैं, जो आज एक्स्ट्रा है आपके लिए। हाँ जो हो गया था वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं सिर्फ उस स्लाइड में जो नया स्लाइड ऐड किया मैंने वही रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। इन्नेट इम्यूनिटी और एडाप्टिव इम्यूनिटी में हम थोड़ा सा कंपैरिजन देखेंगे और आपस में उनका रिलेशन कैसे होता है ये देखेंगे।
ओके, रियली बेटा क्या डाउट था आपका, पूछो। मैं आगे बढ़ गया है ना। ये यहाँ पे स्लाइड नंबर लिखा है, कौन से नंबर का स्लाइड है बताओ, कहां से डाउट था, किसका लास्ट पॉइंट बताओ। डिफरेंस बिटवीन वाला, स्लाइड नंबर याद रखा करो। यहाँ पे बेटा इसका इफेक्टिवनेस कितना है, एक्टिव मतलब एक बार यदि डेवलप हुई तो फुल लाइफ रहने वाली है, और पैसिव मतलब एक बार डेवलप हुआ तो 1 घंटे के बाद चली जाएंगी, और दूसरे बार आपको इन्फेक्शन हुआ तो फिर से आपको उसका डोज देना पड़ेगा, या फिर ये 1 या 2 या 3 दिन की रहती है मान लो, और ये लाइफ टाइम रहती है। क्या यही आपका डाउट था जो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया क्लियर से? विटामिन सी से इम्यूनिटी नहीं मिलती बेटा, एनर्जी मिलती है, एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। सभी फूड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं। आपकी बॉडी को क्या क्या चाहिए बताइए। देखो बेटा इसका बहुत लंबा चौड़ा मैकेनिज्म से क्वेश्चन आया, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपका इम्यूनिटी कैसे डेवलप होगा, और इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए क्या डाइट यूज करना चाहिए, अभी हमारे डेली लाइफ का बहुत जरूरी पार्ट है, तो उसको हम समझ लेते हैं बेटा। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको आरबीसी चाहिए, आपको डब्ल्यूबीसी चाहिए, आपको प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो पाए उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। बिना ये सारे कंपोनेंट के आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक रहेगा। और एनर्जी के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, एनर्जी के लिए आपको फैट चाहिए। एक प्रोटीन को बनाना है तो हमको डीएनए चाहिए, मीन्स न्यूक्लिक एसिड चाहिए। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो बहुत सारे डीएनए बनेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए बनेगा, और आरएनए का जब ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा। जब आरएनए का ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा, वहां तक तो ठीक है। अरे यार फिर से चला गया, क्या क्या बताया था? गड़बड़ हो गई, फिर से लिखना पड़ेगा। भूल गया मैं, क्या क्या था बेटा? इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए ये हम देख रहे हैं ना। क्या क्या चाहिए था बताते जाओ। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन। देखो बेटा ये पार्ट ऐसा ही नहीं कि मैं आपको नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ, इसका बहुत सारा पार्ट आपके सिलेबस में भी है। अभी जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वो वहां पे भी आएगा। प्रोटीन के अलावा आपको क्या चाहिए? एनर्जी, यही था ना। एनर्जी के लिए आप क्या कंज्यूम कर रहे हो? कार्बोहाइड्रेट और फैट ले रहे हो। प्रोटीन बनाना है तो डीएनए, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो बहुत सारे डीएनए बनेंगे, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनेगा, ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेगा। बट ये ट्रांसलेशन अपने आप नहीं होगा ना बेटा, इस प्रोटीन को बनाने के लिए हमें अमीनो एसिड भी चाहिए। ये क्या हो गया, ये प्रोटीन हो गया, अपने आप नहीं बनेगा ना ये, उसके लिए अमीनो एसिड भी तो चाहिए। ये क्या हो गया, आरएनए हो गया। ये क्या हो गया, डीएनए हो गया। दूसरी चीज, आरबीसी का प्रोडक्शन अच्छा हो तो आरबीसी के लिए आयरन भी चाहिए, तभी तो हीमोग्लोबिन बनेगा। हीम और ग्लोबिन, और हीम को बनाने के लिए एक अमीनो एसिड चाहिए होता है जिसे हम ग्लाइसिन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है।
ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है जो हिम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, और हिम एक प्रोटीन है जो आयरन के साथ मिलकर के हीमोग्लोबिन बनाता है, जो ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन है। मतलब ऑक्सीजन भी आपको चाहिए, तब जाके तो ग्लूकोज इस कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होगा, तब जाके एनर्जी बनेगी, और फिर वही एनर्जी आपके इस प्रोटीन के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगी, वही एनर्जी डब्ल्यूबीसी बनाएगा, वही एनर्जी से हीट जनरेट होगी और वो पैथोजन को मारेगा। डब्ल्यूबीसी मींस लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बनेगा तो एंटीबॉडी बनेगा, एंटीबॉडी बनेगा तो उस पैथोजन को मार पाएगा। अब मुझे बताओ इन सब चीजों के लिए आपको क्या चाहिए? विटामिन B12 चाहिए आपको। विटामिन B12 बेटा आपको आयरन का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, और आयरन का जब एब्जॉर्प्शन होगा तब आरबीसी के प्रोडक्शन में वो इन्वॉल्व होगा। अब आप बोलोगे हाँ सर सिर्फ विटामिन B12 ही चाहिए, बाकी दूसरे विटामिन नहीं चाहिए क्या? ऐसा नहीं है। कर्ड में बहुत ज्यादा होता है बेटा नंदनी। विटामिन सी का अपना एक अलग रोल है बेटा। विटामिन सी स्पेशली आंवला जो होता है एम्बल, उसको खाने से हमारा इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बूस्ट होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो आपका इम्यूनिटी काफी अच्छा बिल्डअप करता है। एप्पल, आंवला, लेमन, ये एक ऐसे फूड है जो आपकी इम्यूनिटी, फ्रूट्स हम कह सकते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। एक ओमेगा फैटी एसिड होता है, बेटा ये ओमेगा फैटी एसिड, इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है। यार ओमेगा फैटी एसिड की तो इतने सारे फंक्शंस है कि काउंट करते करते थक जाएंगे, बट खत्म नहीं होंगे। कहां से मिलता मालूम है? ये मिलता है आलमंड, बादाम से मिलता है ओमेगा फैटी एसिड, उसके अलावा और कहीं नहीं मिलता। मिलता भी होगा XYZ, मैं नहीं जानता, बट सबसे ज्यादा जो ओमेगा फैटी एसिड जो मिलता है वो बादाम खाने से मिलता है। डेली एक बादाम खाओ, ओनली वन, फिर देखो क्या होता है। डेली विटामिन सी का डोज लो, फिर देखो क्या होता है। स्किन ग्लो करने लगेगी बेटा। नेचुरल ब्यूटी टिप्स दे रहा हूं मैं। हाँ फिश ऑयल में भी होता है बेटा, समझ गए? बड़ा कॉम्बिनेशन में खाओगे तो ज्यादा अच्छा फर्क दिखेगा। अब कुछ चीजें दिखती नहीं है बेटा, बट होती है। यदि आपको किसी पार्ट की आपके बॉडी में डेफिशिएंसी है और आप वो चीज खा रहे हो ना, तो आपको फर्क दिखेगा भी, बट नहीं है और आप खा रहे हो तो फर्क नहीं दिखेगा। और दूसरा बेटा, डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए। आप हैवी प्रोटीन की डाइट लेते जा रहे हो, डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है, उसका असर ही नहीं हो रहा बॉडी में, तो उसको लेने का तरीका भी होता है, समझे? तो बातें तो बहुत हो गई। अब इतने से पार्ट में मैं इतना सारा एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ आपको कि खत्म नहीं होगा, बट किसी एक स्टूडेंट का एक क्वेश्चन था, हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी, तो सिर्फ एक फूड से या एक तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा कंप्लीट बॉडी उस काम में यदि लग रहा है पैथोजन को मारने के लिए, तो हर चीज वहां पे काम में आ रहा है। हमारे बॉडी का हर फंक्शन वहां पे काम में आ रहा है, चाहे आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ो या माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ो या ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पढ़ो या सेफ्टी हाइजीन पढ़ो या फूड की डाइट पढ़ो, हर चीज, ये बायोटेक पढ़ो या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ो, सारा फंक्शंस, कंप्लीट बायोलॉजी आपके एक काम में, एक सिस्टम में लग गई। बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट पढ़ना है, कनेक्ट करके पढ़ना है, तब मजा आता है। अब ये इतनी सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा बेटा तो हमारा सिलेबस का ट्रैक चेंज हो जाएगा, बट हमें उसको पढ़ना है, इसलिए ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं देता हूं मैं आपको। ऑन डिमांड मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। जो जरूरी है वो भी मैं देता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देता, बट जो जरूरी नहीं है अभी के लिए, अभी के लिए हमारे लिए जरूरी क्या है, नीट का एग्जाम, उसका क्वालिफाइंग करना है, तो वो दूंगा मैं, समझे? तो आगे बढ़ते हैं। किसी को इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो ले लो, बिकॉज ये हटने के बाद नहीं मिलेगा।
1 मिनट बोले थे, हो गया बेटा, 1 मिनट का वेट हो गया। अब ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है, मेरे ब्रेन तक के प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा हूँ, पा रहा है क्योंकि कंटिन्यूअसली मैं बोल रहा हूँ तो ऑक्सीजन कहीं और यूज हो रहा है। वाटर का अपना अलग रोल है। जानते हो डेली आप 5 to 6 लीटर वाटर पीना चाहिए। बहुत सारे बेनिफिट है बेटा ये मेटाबॉलिज्म के लिए। कई टॉक्सिन्स और पैथोजन को ऐसे ही बाहर निकाल देता है यूरिन के थ्रू, ज्यादा पानी पियोगे तो। कफ होगा तो उसको भी बाहर निकाल देगा, ज्यादा पानी पियोगे तो। बॉडी को ड्राई नहीं होने देना बेटा। सेल्स कभी बूढ़ी नहीं होंगी, आपका बुढ़ापा बहुत लेट आएगा ज्यादा पानी पियोगे तो। ये सब रीजन है। दूसरा विटामिन ई तो आप जानते हो बेटा, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है इसमें। ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूं आपको बट जरूरी नहीं है अभी। चले फिर आगे। तो ये सेल्स हम लोगों ने कल पढ़ चुके थे, कहाँ पे किसका क्या रोल है। हिमेटो साइटोब्लास्ट क्या होता है ये सब समझाया हूँ कल। पेयर पैचेस का रोल हमने देखे, टॉन्सिल्स का रोल देखे। ये बुरसल यदि आपको आया तो याद रखना बी लिम्फोसाइट को कहते हैं। कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन को टफ करने के लिए उसका दूसरा टर्म यूज कर लेता है। बुरसल टर्म आगे तो आप पहचान ही नहीं पाओगे क्या है। बुरसल एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी के काम में आता है, बी लिम्फोसाइट का नाम है। बी मीन्स बुरसल होता है, ये याद रखना। साइंटिस्ट ने दिया था इसलिए हम याद रखते हैं इसको। ये सब पढ़ चुके हम। एमिस क्या होता है, सीमिस क्या होता है, ये सब पढ़ चुके बेटा। ये देख रहे थे हम लोग, है ना। अब देखो ये साइकिल जो कहाँ से चालू हो रहा है, यहां से चालू हो रहा है। इधर से कुछ बैक्टीरिया आया, इधर से आपको चोट लग गई, इधर से कोई वायरस आया, कुछ भी आया। ये आपकी बॉडी की स्किन है, मान लो बॉडी का टिश्यू है, यहाँ पे आया। देखना इमिडिएटली कुछ इन्फ्लामेशन आ जाता है, रेडनेस होती, इचिंग होती, स्वेलिंग हो जाता है। ये थोड़े टाइम का इन्फ्लामेशन रहता है, परमानेंट लंबे टाइम का इन्फ्लामेशन होता है, टिश्यू डैमेज हो गया है। ओके, कोई वायरस आपके बॉडी में आ गया तो आपकी बॉडी उसको मारने के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो दे ही रही है ना। ऐसा थोड़ी बोलेगी आ बेल मुझे मार। ऐसा होता है क्या कभी कोई बोलता है ऐसा? नहीं होता है ना। तो इसका मैंने एक्सप्लेनेशन कल दिया था बट इस ड्राइंग की हेल्प से आज समझाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा क्या समझाया मैंने कल। ठीक है। यार ये नो, यार 3 लोगों ने नो बोले, किस चीज का नो बोले मैं नहीं समझ पाया। मैंने कुछ पूछा था क्या, मैं भूल गया यार, आज मेरा माइंड कहीं और है। ये मैं एंटीबॉडी का कनेक्शन में पहुंच गया था थोड़ा सा। आंसर का है, कौन सा क्वेश्चन पूछा था मैंने, मैं भूल गया। अभी थोड़ा सा ट्रैक चेंज हुआ था मेरा। एक्चुअली ये इसके इमेजिनेशन पे पहुंच गया था मैं थोड़ा सा कि समझाता हूँ आपको, फिर याद आया कि नहीं अभी हमको उतना डेप्थ नहीं जाना है। तो यहाँ पे क्या देख रहे थे हम लोग, एक्यूट इन्फ्लामेशन, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ये इन्फ्लामेशन मतलब हमारे बॉडी से सीक्रेट होता है हिस्टामाइन, जानते हो ना। अब मुझे बताओ हमारे बॉडी का कौन सा सेल है जो हिस्टामाइन सीक्रेट करता है? जानते हो? नहीं बेटा गणेश, आरबीसी कहां से सीक्रेट करेगा, मास सेल करता। वेरी गुड स्नेहल। ब्रीथिंग में मैंने इसका बहुत अच्छे से समझाया हूं आपको, है ना, याद है ना। गुड। और कहां से सीक्रेट होता बेटा? हमने हिस्टामाइन और सेरोटोनिन ऐसे पढ़े थे, अब आपको याद आ रहा होगा। हिस्टामाइन और सेरोटोनिन, याद करो जल्दी से।
अरे यस मत बोलो, आंसर दो। वेरी गुड आदित्य। डब्ल्यूबीसी में पढ़े थे हमने, बेसोफिल याद आ रहा है? याद आ गया ना? तो ये हिस्टामाइन क्या करता है जानते हो? स्वेलिंग, रेडनेस, हाँ, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है ये। गुड आर्यन। तो अभी कोई भी पैथोजन जब आपके बॉडी में आया तो आप यहां से कॉपी कर रहे थे और मास्ट सेल्स बता रहे थे, ठीक है। डेंड्राइटिक सेल्स फैगोसाइटिक एक्शन करेगा, मास्ट सेल हिस्टामाइन सिक्रेट करेगा, लाइटिक एंजाइम भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लाइसोजाइम कहते हैं, एक प्रोटीन होता है जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं, और ये सब मिलकर के इस बैक्टीरिया या वायरस को क्या करेगा? मारना चालू कर देगा। याद आ रहा है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है तो प्रेजेंट करेगा, और टी हेल्पर सेल को बोलेगा कि भैया देख लो क्या करना है। टी हेल्पर सेल बी सेल को एक्टिवेट करेगा, बी सेल एंटीबॉडी बनाएंगे और एंटीबॉडी जो है जाकर के उस बैक्टीरिया से जुड़ के उसको मार देगी। कल पढ़ाया था, याद है? आज डायग्राम से देख लो यार, रेडीमेड डायग्राम है, यहाँ से देख लो क्या है। ऐसे यहाँ पे इसका रोल होता है, बहुत डिटेल में नहीं जाना, इतना ही समझो। तो बेटा यहाँ पे लिम्फोसाइट जो होता है, बी और टी लिम्फोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट का मैकेनिज्म कैसे है वो हम देख रहे हैं अभी। तो टी लिम्फोसाइट में कोई भी देखो, मैंने आपको कहा था कि कोई एंटीजन इस सेल के पास आया तो टी लिम्फोसाइट अपने क्लोन टी सेल्स बनाती है, जिसमें टी हेल्पर सेल होता है, टी किलर सेल होता है, टी साइटोटॉक्सिक होता है, टी सप्रेसर होता है, टी मेमोरी होता है। याद आ रहा है? और इससे रिलेटेड इसका रोल क्या होता है? तो टी हेल्पर सेल कल पढ़ाया था, बी सेल को एक्टिवेट करेगा, मैक्रो सेल को एक्टिवेट करेगा या दूसरे टी सेल को करेगा। बी सेल को एक्टिवेट किया तो एंटीबॉडी बनेगी और ये एंटीबॉडी उस एंटीजन को जाके मार देगी। मेमोरी बनेगी तो अगले टाइम के लिए याद रखेंगी, और टी किलर सेल है तो ये भी उसको जाके मार देगा। तो ऐसे अलग अलग तरीके से काम होता है। तो इम्यूनिटी जो होता है एक नॉन स्पेसिफिक होता है जिसे हम इनेट कहते हैं, एक स्पेसिफिक होता है जिसको हम एक्वायर्ड कहते हैं। एक्वायर्ड में एचएमआई और सीएमआई आता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल इन्वॉल्व होती है, और ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी में बी सेल होता है और बी सेल एंटीबॉडी बनाता है, इसलिए उसको हम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। एक ही चीज बार बार अलग अलग तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए और एग्जाम में आपके स्कोर अच्छे आए। तो हेल्पर टी सेल का रोल समझा दिया था क्या? रिस्पॉन्स करो, मुझे याद नहीं। इफ यस हो गया होगा तो आगे बढ़ेंगे। ये हो गया था या नहीं हुआ था? आर्यन बोल रहा है यस, नंदनी बोल रही नो, क्या समझू मैं? बताओ। खुशी बोल रही हो गया कल। चलो आगे बढ़ेंगे। ये भी हो गया था, आगे बढ़ेंगे। ये भी हो गया था, अब मुझे याद आ गया कि ये हो गया था। तो बेटा उसके लिए मैंने आपके लिए एक पिक्चर लाया हूं समझाने के लिए। हमारी एडाप्टिव या एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है ये दो टाइप की होती है। एक तो जिसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी और दूसरा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो कि एंटीबॉडी बनाती है, ये बी लिम्फोसाइट की वजह से जनरेट होता है। एंटीबॉडी बनेगा, एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़ेगा और उसको मार देगा, जिसमें मैंने एग्लूटिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन ऐसे टर्म यूज किया था, आपको याद होगा। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल इन्वॉल्व होती है या फिर फैगोसाइटिक सेल्स इन्वॉल्व होती है या फिर मास सेल्स इन्वॉल्व होती है, तो बहुत सारी सेल्स वहां पे इन्वॉल्व है, इसलिए उसको हम सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। और टी सेल अलग अलग टाइप की टी सेल्स बनाएगी और उस बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन को मार देगी, लाइसिस कर लेगा।
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का भी एग्जांपल दिया था। तो ऐसा यहाँ पर इसका रोल होता है। अब बी लिम्फोसाइट का मैकेनिज्म क्या होता है, तो ये देख लो। तो बी सेल का मैंने एक डायग्राम से समझाया था कि बी सेल को एक तो टी हेल्पर सेल या फिर एंटीजन दोनों भी एक्टिवेट कर सकता है। और जब ये एक्टिवेट हुआ तो उसका भी एक फ्लो चार्ट बनाया था, आपको याद होगा, प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल वाला और एंटीबॉडी वाला। उस तरह से बी सेल काम करती है। ये वाले स्टेटमेंट एक बार जल्दी से पढ़ लो, शायद कल ये वाले स्टेटमेंट डिस्प्ले नहीं किया था, इसमें कोई लाइन नहीं समझ में आ रही होंगी तो पूछो। क्लियर है? बड़े आगे ये पढ़ना है और किसी को पढ़ के हो गया होगा तो डन लिख के भेज दो। चलो डन का मैसेज आ गया है, बहुत से लोगों के आ गए। अब क्लियर है ना, पढ़ के हो गया तो आगे बढ़े। तो देखो बी सेल में वहां पे जो डेटा लिखा हुआ है उसका काम कैसे होता है यहाँ पे समझ लो। एंटीबॉडी निकल जाएगा ना बेटा, वो तो एडजस्ट कर देगा, ये इस तरह से रहता है। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीजन को वो पहचानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद जो बी सेल है वो एक्टिवेट हो गई। एक्टिवेट होने के बाद उसमें एंटीबॉडी बनी, परिफरेशन और डिफरेंशिएशन हो गया। डिफरेंशिएशन मतलब 5 टाइप की एंटीबॉडी होती है बेटा। आईजीजी होता है, आईजीएम होता है, आईजीई होता है, आईजीए होता है और आईजीडी होता है। इतने टाइप की एंटीबॉडी होती है। जैसे आईजीई एलर्जिक रिस्पॉन्स में काम करता है, आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, आईजीए जो होता है जनरली बैक्टीरिया को मारता है। ऐसे अलग अलग टाइप्स है सभी के, थोड़ी देर के बाद वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आज, समझा? तो इस तरह से यहाँ पे परिफरेट हो गया। तो एंटीबॉडी जो होता है इसके 3 मेन फंक्शन होता है, या तो वो एग्लूटिनेट करेगा, या फिर ऑप्सोनाइज करेगा, या फिर न्यूट्रलाइज करेगा। ये कल पढ़ा दिया था मैंने, ठीक है। ये पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट में स्पेसिफिक होता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कल पढ़ा दिया था मैंने, कैसे वो एंटीजन को प्रेजेंट करता है, ये सब कल हम लोगों ने देख चुके थे। तो देखो यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या फिर फैगोसाइटिक एक्शंस, उसका रोल क्या होता है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरिया आया, आते ही हमारे बॉडी ने उसको इंटर किया, तो हमारी जो सेल्स होती है, जैसे कि सपोज मैक्रोफेज है, उसने उसको इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ करने के बाद उसके अंदर कोई रिसेप्टर होते हैं, उसके साथ जाके बाइंड कर लिया। बाइंड करने के बाद उसको बाहर निकाल दिया, तो ऐसा एंटीजन को प्रेजेंट कर दिया। एंटीजन प्रेजेंट हुआ तो टी हेल्पर सेल ने उसको पकड़ा, पकड़ने के बाद रिकॉग्नाइज किया। बी सेल को भी वो एक्टिवेट कर सकता है, या साइटोटॉक्सिक टॉक्सिक सी सेल, टी सेल को भी एक्टिवेट कर सकता है। फिर टी सेल आकर के बाहर निकल के, अब ये एक बैक्टीरिया था ना, तो यहाँ से बहुत सारे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई भी तो हो सकते हैं। अब ये वहां पे जाके उसको मारेगा। बी सेल एंटीबॉडी बनाएगा, ये यहाँ पे जाके इसको मारेगा। इसने तो एक एंटीजन को प्रेजेंट किया है ना। तो इस तरह से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का रोल होता है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक के कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज टाइम भी हो गया है। आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके।
लास्ट ईयर की स्लाइड थी, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रह गए हैं, हम कल कंटिन्यू करेंगे। और किसी ने कहा था मुझे कि मेरा नाम आया कि नहीं लिस्ट में, आप एक बार देख के बता दो। वो बता देता हूं मैं, कितने लोग एनरोल हुए हैं और कितने लोग नहीं हो पाए हैं। ठीक है, और जो लोग नहीं हो पाए हैं उन्हें एनरोल होना है, तो वो चेक कर लेंगे कैसे होंगे। दिखा दे रहा हूं मैं आपको आपका परफॉर्मेंस वर्क। यहाँ पे बेटा आपको पास्ट ईयर का नीड बैच आपका 2022 है ना, ये वाला है शायद 2022 रहेगा ना। जस्ट वेट, 2023 टू ये वाला रहेगा ना। मैंने आपको कौन से लिंक प्रोवाइड किया था मैं भूल गया, ये वाली थी या ये वाली थी नीड बैच। आपको लिंक कौन सी आई थी बेटा, ये 2023 में आए हो क्या आप लोग, ज्वाइन हुए हो क्या? या कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ग्रुप ऐसे ही बन गए? ऑरेंज कलर था 2022 था ना। अब इतने सारे हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, ये वाला आपका नहीं है, यहाँ पे 3 ही टर्न इन दिखा रहे हैं। नहीं, ये वाला नहीं है, आप लोगों का ये वाला नहीं है। ओके, चलो छोड़ो, मैं बाद में चेक करता हूँ, कल दिखाऊंगा आपको। अब वैसे आप लोगों से हो गया है ना? हो गया तो डोंट वरी, टेंशन ना लो। हो गया तो डोंट टेक, कल मैं क्लियर करवा देता हूँ क्योंकि अभी ओपन नहीं हो रहा है शायद वो। कल देख लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, कल देखते बेटा। बाय, टेक केयर। थैंक यू बेटा। थैंक यू आर्यन। बाय बाय।